तो चले आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है, वैक्यूज अपन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान देना। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि भैया हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है ना, एक आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन परमाणु है, जिसके नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, और इसकी जो आवृत्ति है या प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में चक्कर की संख्या दी हुई है। एक सेकंड में कह रहा है कि जो चक्कर की संख्या है वो आपके पास है 6 × 10⁻15। कितना है? एक सेकंड में इतना चक्कर काट रहा है। तो बताओ वृत्त के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, मान लो किसी भी पॉइंट पर हमें यह जानना है कि हमारा न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुन लो, कह रहा है हाइड्रोजन एटम के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, इतनी आवृत्ति के साथ चक्कर लगा रहा है। यानी एक बात बताओ, अगर मुझे इसका हल मुझे करना हो तो एक सिंपल से लॉजिक मुझे ये बताना, क्योंकि प्रति सेकंड की बात कर रहा है तो तुम्हें टाइम की वैल्यू पता चल गई कि टाइम तुम्हें कितना दिया हुआ है, सर टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड। जरा एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में यहां से आवृत्ति इतनी है, मतलब 1 सेकंड में इतने चक्कर काट रहा है, तो इतने चक्कर काटने का मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड में इतनी बार यहां से गुजरा है। कितनी बार? 6 × 10⁻15 बार। या आप ऐसे बोलो कि भैया 1 सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻15 बार गया। अब अगर एक बात बताओ, मैं दो तरीके से कह सकता हूं, मान लो 1 सेकंड में ये 10 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर? 10 चक्कर। तो आप क्या कहते हैं कि चलिए 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है। या आप ऐसा भी कह दो ना कि इस पॉइंट से 1 सेकंड में 10 बार 10 इलेक्ट्रॉन गया। कितने गया? तो आपको ये जो दिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है 6 × 10⁻15। तो आपको n पता है, तो आपको पता है q बराबर क्या होता है, ne। तो n का मान है 6 × 10⁻15 और e आपको पता है 1.6 × 10⁻19। तो q का मान आ जाएगा 16 × 96, है ना, 9.6 × 10⁻⁻4। तो आपको चाहिए i बराबर सर q/t। टाइम कितना दिया हुआ? 1 सेकंड। तो ये आ जाएगा 9.6 × 10⁻⁴, या बटे में 1 ही करोगे। तो अब आप इसको चाहो तो और सिंपल कर लो। तो आप ये कर सकते हो कि ये लिखा है 0.96 मिली एम्पियर, ठीक है। या आप मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे ना 0.96 × 10⁻⁻3। क्या लिखोगे आप इसे? 0.96 × 10⁻⁻3। तो जब आप ये लिखोगे तो -3 का मतलब हो गया इतना एम्पियर आएगा, या इसको हमने मिली एम्पियर बोल दिया। तो आंसर क्या मिलेगा तुम्हें? 0.96 मिली एम्पियर आएगा, ठीक है। तो चलो फटाक से आप लोग क्वेश्चन लिखो, जरा इसका लिखो, क्वेश्चन लिखो। तो ये आपका पिछला क्वेश्चन था, है ना, कि भैया हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड इतने चक्कर लगा रहा है। 2025 का सवाल था। नेक्स्ट सवाल आपका व्हिटस्टोन सेतु से है, ठीक है, कि आपको मोटा मोटा व्हिटस्टोन सेतु पर डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो इसको अपन रफ करते हैं। चलो जरा देखो, तो पहले तो ये पूरा डेरिवेशन ये 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो पहले अपन व्हिटस्टोन सेतु बना लेते हैं, है ना। तो आ जाओ फटाफट बना लेते हैं बिना विलंब किए। चलो इधर ही कर देते हैं यार, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो चुपचाप पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बना लो। ठीक है, तो पहला काम हमने ये किया कि एक हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। अब इसके चारों भुजाओं पर क्या लगा दो? प्रतिरोध लगा दो। एक प्रतिरोध यहां लगा दिया, एक प्रतिरोध यहां लगा दिया, एक प्रतिरोध यहां लगा दो, और एक इसके चारों भुजाओं पर हमने क्या लगा दिया? प्रतिरोध। और इधर बीच में हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया है? गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है ना। और इसके एक सिरों के बीच में क्या लगा दी? बैटरी। एक सिरों के बीच में क्या लगा दी हमने? बैटरी लगा दी। अब इसके संगत प्रतिरोध है P Q R S, ठीक है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, पर चलो अपन थोड़ा सा, क्योंकि किरचॉफ का नियम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना।
किरचॉफ का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो मान लेते हैं, चलो देखो जरा इसका प्रूफ कि भैया ये यहां से कुल करंट निकली आई, कितना, अब यहां पे करंट चली गई I1, यहां पे करंट चली गई I2, यहां पे जो ये करंट थी अब संतुलन की अवस्था में है तो इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं, क्योंकि संतुलन की अवस्था में है तो इसमें क्या कोई करंट जाएगी? सर नहीं जाएगी, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसा आपका डायग्राम था, एक्चुअल डायग्राम वही बनाना है, एक्चुअल डायग्राम तो यही है, टेंशन नहीं लेना है, एक्चुअल यही है, बशर्ते इसमें कोई करंट नहीं आ रही तो हम इसमें क्यों खफा करें खोपड़ी अपनी, हमने ये मान लिया कि ये है ही नहीं, इसका हमारे पास जिंदगी में कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि जितनी करंट I1 आई थी सीधा I1 इधर चली गई और यहाँ पे I2 इधर चली गई, पूरा का पूरा इधर वापस I आ गया। तो अब जनरली हम एक काम ये करते हैं, इसको थोड़ा सा अब ध्यान देना, हमारे पास एक इसको कुछ नाम दे दे क्या, चलो नाम दे रहे हैं A B X Y। तो एक बात बताना, ठीक है, दो आपके पास बंद लूप है, यहाँ पे करंट जा रही है, देखो करंट इधर से जा रही है तो मतलब ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो होगा, करंट इधर जा रही है हाई पोटेंशियल है, ये लो है, ऐसे जा रही है करंट हाई है, ये लो है, और इधर ऐसे जा रही है तो मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, करंट तो हाई से लो जाती है, ठीक है। तो अब इसका प्रतिरोध है P Q R S माना है तुमने, आप चाहो R1 R2 R3 R4 मान लो, ऐसा मान लो आप चाहो, ठीक। तो अगर मैं इसमें बात करूंगा तो जरा देखो बंद पाश कौन सा AXYA, कौन सा ले रहे हैं भैया AXYA में, तो हमने किरचॉफ का नियम हमें पता है कि बंद पास का नियम कि सभी विभवों का जिस पॉइंट से चलो अगर वापस वहीं पर आ गए तो पोटेंशियल क्या बनेगा? जीरो बनेगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, तो इस पॉइंट ए से हमने चलना शुरू किया, कहां से? पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल हमने मान लिया कुछ कितना है भैया, यहाँ पर V था तो पॉइंट ए का पोटेंशियल हमने मान लिया VA बराबर कितना है V, और यहाँ पे जीरो था तो इस पॉइंट B का पोटेंशियल हमने मान लिया VB क्या है? जीरो है, क्लियर है। अच्छा दूसरी बात, आप चाहो तो ये भी लिख लो क्या, लेकिन छोड़ो ज्यादा काम धाम क्यों करना यार, है ना, सिंपल सी बात अपन रखते हैं। इस बंद पास में सिंपल सा ए से चलो, इस पॉइंट को भी चाहो तो कंसीडर करो या छोड़ दो, छोड़ो सीधा यहां से चलो, आप इधर गए तो आप ऐसे चल रहे हो, यहाँ पे ए से चलना शुरू किया तो भैया देखो हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप होगा, पोटेंशियल घटेगा ना, तो हाई से लो जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस, इसमें करंट कितना है सर? I1, रेजिस्टेंस कितना है? P, भाई V बराबर IR होता है ना, सुना V बराबर क्या होता है? I इंटू R, करंट कितना है? I1, रेजिस्टेंस कितना है? P, फिर वापस घूम के आए क्या यहाँ पे कुछ है कुछ है कुछ है, सर कुछ नहीं है कुछ नहीं है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे लो से हाई जा रहे हैं, कहाँ हो रहा है? लो से हाई जा रहे हैं, तो लो से हाई जा रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लो से हाई गए तो बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो प्लस। अब यहाँ पे करंट कितना है सर? I2, करंट कितना है? I2, रेजिस्टेंस कितना है? R, बराबर कहां पहुंच गए? A पर, तो घूम के वहीं पहुंच गए तो रेजिस्टेंस कुल विभव कितना हो गया? जीरो हो गया। तो हमें क्लियरली मिल गया कि भैया I2R बराबर I1P मिल गया। तो I1 को इधर ले आओ तो क्या बचा? I2 बटे I1 बराबर P बटे R, समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत? अब जैसे इसमें क्या था ठीक ऐसे इसमें लगा लो, चलो आपका जैसे मन कर रहा है वैसे चलो, यहाँ पे तो ऐसा चल रहा है, आपका मन कर रहा है एक्स भी ऐसे चलो, मन कर रहा है उल्टा चलने का तो उल्टा चल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो हम उल्टा चल लेते हैं, यहाँ पे ऐसे चल लेते हैं, यहाँ ऐसे चल लेते हैं, है ना, ऐसे चल लेते हैं BXY। तो चलो देखो पुनः बंद पास BXYB में, बी से चल के बी पे आ गए, ठीक है। तो क्या होगा सर? बी से यहां गए तो यहां कहां जाना है? देखो लो से हाई जा रहे हैं, लो से हाई, लो से हाई, तो जब लो से हाई जा रहे हैं तो क्या आएगा? प्लस। अच्छा करंट कितना इसमें आ रही है सर? I1, करंट कितना आ रही है सर? I1, रेजिस्टेंस कितना है सर? Q, तो I1 इंटू Q बनेगा। फिर वहां से घूम के आए, बीच में कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला, यहां पहुंचे हाई से लो, हाई से लो जा रहे तो क्या मिलेगा? माइनस। माइनस होने का मतलब सर करंट कितनी है? I2, रेजिस्टेंस है S, तो I2S बराबर 0, तो क्या मिलेगा? I1Q बराबर I2S, यही मिलेगा, ठीक है ना, कोई समस्या? या इसको ऐसे लिख लो क्या? I2S बराबर I1Q, कोई दिक्कत? I1 को इधर ले आओ तो क्या बचेगा? I2 बटे I1 बराबर Q बटे S, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये अच्छा ये नीचे वाला आपको दिखेगा ही नहीं तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। चलो तो I1 को इधर भेज दो, S को उधर भेज दो,
क्लियर है बात? आ जाओ भेजते हैं, इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, I2 बटे I1 बराबर Q बटे S। यही आया सर? हाँ यही आया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 कह रहा है I2 बटे I1 बराबर P बटे R, ये कह रहा है I2 बटे I1 बराबर Q बटे S। तो दोनों का LHS बराबर है, LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर। तो आप लिख दो P बटे R बराबर Q बटे S, ये लिख लो। या फिर आप Q को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, P बटे Q बराबर R बटे S। तिरछा गुणा कर दो ना, Q इधर उधर चला, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। यही तो है ना, संतुलन की अवस्था में कोई डिस्टेंस पर लगे हुए संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात हमेशा बराबर होता है। अब मैं यहाँ पे एक होमवर्क तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ये तो मैंने आपको पूरा संरचना सिद्धांत समझा दिया, इसकी संरचना कैसे होती है इसके बारे में आपको थ्योरी इसकी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एज अ डेरिवेशन नहीं है, यहाँ पे उन्होंने न्यूमेरिकल दिया है, क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, कि उनके प्रतिरोधों के मध्य संबंध स्थापित करो, इसलिए हमने यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं लिखी। 3 नंबर का ये सवाल था, इतना आपके लिए पर्याप्त है, आपने डायग्राम बनाया और ये कह दिया पर्याप्त है इतना, ठीक है। पर अगर ये कभी आपका मान लो ज्यादा नंबर में आ रहा है, 4 नंबर 5 नंबर, तो आपको इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि इसकी थ्योरी आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, एक बार कायदे से इसको देख लेना, ठीक है। कोई समस्या तो ना है बंधु, कोई क्लियर दिक्कत? डेरिवेशन पार्ट समझाई थी, थ्योरी पढ़ लेना एक बार के लिए। चलो छापो। तो अपन के सामने 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों ये भी 2025 के ही हैं, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, पहले ये कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन, इसकी त्रिज्या दी हुई है तुम्हें कितनी, 5 × 10⁻⁻11 मीटर, और तुम्हें स्पीड दिया हुआ है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से चक्कर लगा रहा है। अब हमें ये देखना पड़ेगा भाई इतने मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 1 सेकंड में आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया कितने चक्कर लगा रहा होगा ये, क्योंकि आपको चक्करों की संख्या ही तो क्या होगा, n का मान होगा ना, आपको चक्करों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो चक्करों की संख्या जो कैसे निकालते हैं, चक्करों की संख्या जरा ध्यान देना, जब वो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेता है वो कहलाता है टाइम पीरियड, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेगा वो क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय करेगा सर, 2πr। कितनी दूरी तय करेगा, 2πr। स्पीड कितनी है, v है। लेकिन हमें क्या चाहिए सर, हमें तो आवृत्ति चाहिए, हमें क्या चाहिए, आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति v न्यू बराबर होता है, या n बराबर कह लो, चलो इसको n बोल लेते हैं, ज्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि हमें n ही तो चाहिए। टाइम तुम्हें वैसे भी दे रखा है पर सेकंड का, मतलब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड ही है, ध्यान रखना। तो बस q निकाल लो, q ही तुम्हारा क्या होगा, i का मान होगा, i बराबर क्या होगा, q/t। t तो 1 सेकंड है, तो q निकालना है। q कैसे निकालेंगे सर, q का मान हो जाएगा ne, तो बस n निकाल लो, आपका काम हो गया। तो निकालते हैं n, तो ये v हो गया। तो n बराबर क्या होता है, 1/t, तो इसका उल्टा कर दो तो हो जाएगा v/2πr, ठीक है। तो करो, आ जाओ। तो n = v का मान कितना है, 2.2 × 10⁶ डिवाइड में 2, पाई का मान कितना होता है, 22/7 × r कितना दे रखा है, 5 × 10⁻11। अब जरा ध्यान दो, अगर आप इसको, भैया ये 2.2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या मैं ऐसा लिख दूं, 22 × 10⁵, इधर से 1 10 गुणा करवा दिया, ये बटे का बटा पलट के ऊपर चला गया, नीचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 गुणे 22 × 10⁻11। तो 22 से 22 सोफड़ा 7 है नहीं। तो क्या बचा तुम्हारे पास n की वैल्यू निकालने के लिए, तो n बराबर देखो 7 × 10⁵, ऊपर कितना है 7 × 10⁵, नीचे कितना है 10⁻5, कितना है, सॉरी -11, और ये मिलकर के -10, कितना हो जाएगा, -10। तो n का मान आ गया 7 × 10⁻15, ठीक है ना। तो चार्ज, अब I बराबर मैं सीधा लिख दे रहा हूं, हमने यहां देख लिया ना, I बराबर किसके है, Ne के है, तो रख दो। तो ज्यादा आवाज कर रहा है, चलो आ जाओ, कोई ना। n का मान रखोगे 7 × 10⁻15, e का मान रखोगे 1.6 × 10⁻19, तो ओवरऑल I का मान यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा 16 × 7 = 112, है ना।
तो चलो नीचे दिख रहा है, कहाँ लिख दिया जाए यार, ये कहाँ पे लिख दिया जाए, चलो कहाँ पे लिख देते हैं, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो 16 सत्ते 112 यानी कि 11.2 गुणे 10 की घात -4 या 1.12 गुणे 10 की घात -3 या आई का मान आ जाएगा 1.2 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा? हाँ चल ठीक है, चला दे रहे, टेंशन मत लो। तो मेनली बात ये है कि करंट कितना मिलेगा तुम्हें। चलो भैया इधर देखो, 1.12 मिली एम्पियर करंट आ जाएगी इसमें, कोई समस्या? ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। कह रहा है अच्छा हमें प्रतिरोध पता है, इसका हल देखो। कोई कंफ्यूजन है इसमें भैया? कोई कंफ्यूजन? ठीक, अभी नहीं है, बाद में हुई है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का मान, बहुत ध्यान से सुनना, रो एल बाई ए कितना होता है? रो एल बाई ए। अब ये 3 तार हैं, इनमें लंबाई का अनुपात पता है, ठीक है, और इनका द्रव्यमान का अनुपात पता है, ठीक है। तो 2 तरीके हो सकते हैं। पहला कि यार देखो रो का मान तो ये भी था, लेकिन कितना क्या था? m अपान में n ई स्क्वायर टा, है नहीं, ये भी था। तो हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन उससे पहले भाई L1 बराबर क्या मान लो? L, ठीक है ना। ये अच्छा 3:2:1 है लंबाई। तो सुनो, इसको हम थोड़ा सा, अच्छा द्रव्यमान का अनुपात 1:2:3 है, तो लंबाई को ऐसे मानो, जो सबसे कम है इसको L मानो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? L3 है। L3 का मान है L, L2 का मान है 2L और L का मान है 3L। कितना है? थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। L1 का मान लेते हैं 3L। 3 तार है, ठीक है ना, तीनों की हमने लंबाई मान ली क्योंकि ये इस अनुपात में है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा, जब ये 3 है तो M1 का मान कितना है? M1 का मान है 1, M2 का मान है 2, सॉरी M1 को M मान लो, M2 को 2M और M3 को मान लो कितना? 3M। जी। तो अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है, हमें क्षेत्रफल नहीं पता यार, क्षेत्रफल समस्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो मैं थोड़ा सा एक काम ये करना चाह रहा हूं कि क्योंकि अगर लंबाई अलग अलग है, क्षेत्रफल के बारे में तो इन्होंने कुछ बोला भी नहीं है, क्या इस्तेमाल कर ले सीधा सीधा यार। चलो R1 का मान बताओ क्या होगा? क्षेत्रफल के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो क्षेत्रफल का अनुपात भी जो आएगा वो लंबाई के उल्टा आएगा। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? तो एक काम करते हैं, चलो R1 का मान लिखते हैं पहले, तो यह आ जाएगा रो L1 अपान A1, ठीक है ना। और रो में आपका क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का अनुपात अलग अलग इन्होंने दिया हुआ, आप चाहो तो द्रव्यमान और A का इस्तेमाल करके उसका आयतन में ले आओ, ठीक है ना। और चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई रो का मान रखो, तो A1 आपको हटाना तो पड़ेगा यार, क्योंकि A1 बिना हटाए अपना काम होगा नहीं। अच्छा, तो A1 को अगर हटाना पड़ रहा है तो A1 भाई हमें पता है कि A1 का मान हमने मान लिया कितना है, कितना ले लेते हैं? L1 आया है आपका 3L। एक काम करते हैं, रुको जरा, L3 आपका L है, तो A1 हमने मान लिया है कुछ अपना, आयतन लेना पड़ेगा यार, बिना आयतन लिए काम बनेगा नहीं। चलो क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन और है? आ नहीं रहा है। एक मिनट, ठीक है। तो देखो चलो आ जाओ करते हैं। तो यहां पर M1 आपने M माना हुआ है, ठीक है। ए बच्चा ध्यान दो। तो एक काम करते हैं, R1 बराबर अपने पास क्या होता है? रो L1 बाई A1। अब थोड़ा सा हमारे लिए समस्या कौन कर रहा है? A1। तो हमें पता है, अभी हम जैसे कि बता रहे थे आयतन वाली बात, ठीक है ना, कि जो हमारा द्रव्यमान होता है वो क्या होगा भैया? आयतन गुणे घनत्व। क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। अब सारे तार एक ही पदार्थ के हैं, एक ही धातु के हैं, तो उनका घनत्व समान होगा, तो आयतन अलग अलग होगा। और आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे लंबाई। क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे लंबाई, वही बात है। तो यहां से A आपका आ जाएगा M/L। तो यानी कि जब आप इनका अनुपात निकालोगे क्षेत्रफल का, तो A1 अनुपात A2 अनुपात A3, ये क्या मिलेगा तुम्हें? बाकी तो ये रेशियो तुम्हें पता है लंबाई वाला, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा M1/L1, M2/L2 और M3/,
M1 कितना है, अच्छा इनका अनुपात कितना है ऊपर वाले का ले लो या ऐसे ले लो। देखो M1 का मान कितना है, L1 का मान कितना है भैया, L1 का मान कितना है 3L अनुपात M2 का मान कितना है 2M, L2 का मान कितना है 2L, M3 का मान कितना है भैया 3M और L3 का मान कितना है L। तो सब में से M को हटा दो तो क्या बचेगा, ऊपर क्या बचा, इसका अनुपात आ जाएगा 1:3, इसका 1:3, ये मिल गया तुम्हें क्षेत्रफल का अनुपात। समझ गए ना, सब में से M हट गया, इधर से L कट गया, तो यहाँ से खाली 1/3, 2 से 2 कट गया 1 और यहाँ पे केवल 3, तो ये क्षेत्रफल का अनुपात। अब हमें निकालना मेन था प्रतिरोधों का अनुपात, तो हमें R1 रेशियो R2 रेशियो R3 चाहिए। तो ये क्या होगा भैया, R बराबर क्या होता है L/A, क्या होता है, जिसका डर था वही हुआ है ना, सर्टेनिटी के। चलो तो देखो जरा हमें ये निकालना है क्या, R1 अनुपात R2 अनुपात R3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो तो सबके लिए कांस्टेंट है, रो तो बदल नहीं रहा, तो क्या बदलेगा L1/A1 अनुपात L2/A2 और L3/A3। L1 का मान कितना है भैया, ठीक है, तो L1/A1, L1 कितना है 3L/A, A1 कितना आया तुम्हारे पास, A1 तुम्हारा 1/3, कितना है भैया 1/3 अनुपात, ठीक है, A1 का मान कितना है 1/3, ये कितना है 1 है। चलो तो L2 का मान कितना है सर 2L है, कितना है 2L है, ठीक, और A2 कितना है तुम्हारे पास में, A2 का मान तो 1 ही है बटे 1, ये कितना है, ये आपके पास में कितना है L3 का मान कहाँ दिया हुआ है यार, यहाँ पे L है, ठीक है, और A3 का मान कितना है 3 है, तो L तो सब में कट गया, ये ऊपर का जाएगा 3 त्रिक का 9:2:1/3, यही आया, ठीक है ना। अब इस 3 को हटाने के लिए क्या करो, पूरे को 3 से गुणा कर दो, तो 9 त्रिक 27:6:1, ये तुम्हारा जवाब आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, एक बार फिर से देख लो जरा। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R बराबर रो L अपान A। तुम्हें लेंथ का अनुपात पता था, इन्होंने मास का अनुपात, तो मास के अनुपात की हेल्प से हमने क्या किया, क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला, क्योंकि यहां हमें सिर्फ क्या चाहिए L और A चाहिए, ठीक है ना। तो A का हमें भी पता है कि जो द्रव्यमान होता है वो होता है आयतन गुणे घनत्व। अब घनत्व तो एक ही धातु के हैं, अलग अलग धातु के होते हैं तो उनका घनत्व भी अलग अलग होता, एक ही धातु के हैं तो घनत्व तो सेम होगा। इस वजह से M बराबर AL मान लिया, तो A का मान निकालना था M/L, तो यहां से हमने इनका अनुपात निकाल लिया क्षेत्रफल का 1/3 अनुपात 1/3, ठीक है। अब आप चाहो तो कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसको पहले ही 3 से गुणा कर लो, है ना, तो आप पहले ही 3 से गुणा करोगे तो ये आएगा 1:3:9, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे रख करके पुट कर सकते हो, जो आपको उचित लगे, या यहाँ पर ये हमने रखा, ठीक है, और रखने के बाद हमने देखा रेशियो मिला 9:2:1:3, ठीक है, और 3 को पूरे से गुणा किया तो 27:6:1, ये आपका जवाब आएगा। थोड़ा अच्छा सवाल है, एक बार 2 बार इसको खुद से भैया ट्राई कर लेना, थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे 1-2 बार और पूछा गया है ये क्वेश्चन, हालांकि चलो इसको छाप लो, बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।